नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और छत्तीसगढ़ की खबरों पर विस्तार से नजर डालें इसके पहले छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों पर एक नजर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सोनिया और राहुल गांधी ने मुझे जिम्मेदारी दी, जिस दिन वो कहेंगे इस पद को त्याग दूंगा। रायपुर में एसआई के पद पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग पर अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। लगभग 3 साल पहले इस पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। छत्तीसगढ़ में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की चिंता इससे बढ़ गई। प्रदेश में 270 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा मरीज रायपुर जिले में ही सामने आए। बलरामपुर जिले के लहसुनपाट गांव के आसन पानी में पीएमजीएसवाई की सड़क बीच से फट गई। काफी दूर तक बड़ी दरार पड़ गई। ये दरार इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति या गाड़ी इसमें समा जाए। तो तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली से रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत समेत कांग्रेस के 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर आभार जताया। उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी। मैं पहले भी कह चुका हूं, जब तक यह आदेश रहेगा तब तक मैं इस पद पर हूं। जिस दिन वो कहेंगे इस पद को त्याग दूंगा। यहाँ सब सोनिया जी, राहुल जी के नारा लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नारा लग रहे हैं। वैसे भी परेशान है। यहाँ किसानों की सरकार है। 15 साल में 14 सीट में सिमट गए हैं। जहाँ तक के सरकार की बात है, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी और ये सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की है। सबका प्रतिनिधित्व करती है। बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था, उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ। जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। जो 2.5 साल के राग आलाप रहे ना, वो राजनीति में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। और इस पर विपक्ष की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, सुनवाते हैं आपको। जिस प्रकार से पूरे माहौल प्रदेश में बना हुआ है और दिल्ली तक अचानक जो दिल्ली दरबार में उपस्थित होना, बुलाया जाना, कहीं न कहीं इस बात को जन्म दे रही कि मामला कुछ तो है और इसलिए मामले लगातार तूल पकड़ रही है। पुनिया जी जिस बात को बोलते हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन उसके बाद में कहीं न कहीं फुसफुसाहट फिर शुरू हो जाती है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मामला तो है इसमें। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक औसत से भी बेहद कम बारिश कुछ जगहों पर हुई। 12 जिलों में अल्प वर्षा से सूखे के हालात बन सकते हैं। धान लगा चुके किसान अब बांधों से पानी के इंतजार में। सिंचाई के लिए कितना पानी किस बांध से और कब तक छोड़ा जा सकता है, इसकी चर्चा करने के लिए जल संसाधन विभाग की एक बड़ी बैठक आज आयोजित की गई। मंत्री रविंद्र चौबे ने खुद प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और बांधों में पानी की समीक्षा की है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कुछ जिलों में हालात निश्चित तौर पर चिंताजनक हैं। बारिश की प्रतीक्षा की जा रही है। सभी जिलों के कलेक्टर को सूखे की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश है। मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक गंगरेल और तांदुला बांध में स्थिति चिंताजनक है, लेकिन उसकी लगातार समीक्षा हो रही। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार जानबूझकर बांधों से पानी छोड़ने में देर कर रही है ताकि किसानों की फसल बर्बाद हो जाए और सरकार को अधिक धान न खरीदना पड़े।
कुछ जिलों में हालत निश्चित रूप से चिंताजनक है। सरकार हर जिलों की स्थिति को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, नजर रखे हुए है। तो वर्तमान स्थिति पे जहां से भी जैसा भी किसानों की मदद की जा सके उसकी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है। समय रहते यदि बांध से पानी नहीं छोड़ा गया तो किसानों के फसल निश्चित रूप से चौपट हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद चाहती है कम फसल हो तो खरीदना कम पड़ेगा, शायद ये सरकार की नीति हो और इसके कारण में बांधों से पानी देना लगभग अभी की स्थिति में किसानों को बंद कर दिए हैं। दंतेवाड़ा में आज बस्तर विकास प्राधिकरण की मीटिंग हुई, जिसमें बस्तर के सभी जिलों के कलेक्टर और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। लगभग 5 घंटे चली इस बैठक में बस्तर के विकास पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि बस्तर का किस तरह विकास हो, साथ ही पुराने कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर्स को कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने का कहा। पिछले समय जितना काम दिए थे उस काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ और क्या गति है, उनको समीक्षा किए हैं। हमारे बस्तर में पानी कैसा है इसका भी अधिकारी लोग से समीक्षा किया है, कहाँ कमी है कहाँ बेसी ज़्यादा है उसके बारे में भी सोचे हैं और काम को जल्दी चालू करना है उसको भी सभी कलेक्टर को निर्देश दिया गया है। जगदलपुर में 1 और 2 सितंबर को होने वाले बीजेपी के चिंतन शिविर में आरएसएस के क्षेत्र और प्रांत प्रचारक विशेष तौर पर शामिल होंगे। चिंतन शिविर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भी आमंत्रित किया गया। इनमें से बीएल संतोष का आना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नबीन इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। शिविर में आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति का खाका तैयार होगा। बढ़ते नक्सलवाद और आदिवासियों से किए गए वादे पूरे न होने की बात घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम बन सकता है। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने इस शिविर पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ आरएसएस कहती है कि बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है और आरएसएस के प्रचारक शिविर में शामिल हो रहे हैं। पहले भी आए हैं और आकर के मुख्य रूप से हमारा एक ही विज़न है इसमें कि 2023 छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ को मुक्ति पाना। जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मचाए हुए हैं और आज जनता कराहने लगी है, इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है उस विषय में बैठ कर के चिंतन करेंगे। दोमुही बात भी सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी में अब पार्टी में मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से फूट पड़ चुकी है या जिस प्रकार से गुटबाजी है, तो इनको भाजपा के नेताओं के ऊपर कम आरएसएस के लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास होने लगा है, ऐसा हमें लगता है। राजनांदगांव के मोला मानपुर चौकी को जिला बनाने की घोषणा के बाद अब डोंगरगढ़ को जिला बनाने की पुरानी मांग फिर उठने लगी है। बीजेपी पार्षदों कार्यकर्ताओं ने इसके लिए मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी का कहना है कि भौगोलिक रूप से डोंगरगढ़ को जिला बनाना सही है। डोंगरगढ़ लोगों की आस्था का केंद्र है, मां बमलेश्वरी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। डोंगरगढ़ को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रसाद योजना का यहाँ कार्य किया जा रहा है। रेलवे लाइन और हाईवे से भी ये जुड़ा हुआ है। कटघोरा बिलासपुर कवर्धा से सीधे डोंगरगढ़ तक नई रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये कार्य पूरा होते ही डोंगरगढ़ जंक्शन बन जाएगा। महाराष्ट्र की सीमा से लगे डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग संयुक्त मध्य प्रदेश के समय से ही उठती आई है। बीजेपी पार्षदों ने कहा कि ठोस निर्णय नहीं हुआ तो जन आंदोलन होगा। क्योंकि डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का मंदिर है और यहाँ पे बहुत डोंगरगढ़ को जिला बनाने की आज मांग की गई है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है क्योंकि डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी का भव्य मंदिर है, रेलवे स्पॉट है। चाहते हैं कि बहुत पुरानी मांग है, डोंगरगढ़ को जिला बनाया जाए। जो है पार्षदों द्वारा जो है डोंगरगढ़ को जिला बनाए जाने के संबंध में जो है मुख्यमंत्री जी के नाम से जो है ज्ञापन सौंपा गया। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सिम्स कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। हड़ताल के तीसरे दिन कर्मचारियों ने अरपा नदी में जल सत्याग्रह कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने नदी की धार के बीच बैठकर सिम्स प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिम्स के तृतीय चतुर्थ वर्ग के 316 कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल किए। इस दौरान हड़ताली कर्मचारी प्रतिदिन अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। पहले दिन सामूहिक धरना प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल की हड़ताल शुरू की। दूसरे दिन मुंडन और आज जल सत्याग्रह किया। वर्ष बीत जाने बाद भी शासन प्रशासन दोनों को अवगत करा दिया गया है, बार बार पत्र दिए गए हैं, निवेदन किया गया है। अभी 2 और 3 को हम लोग सांकेतिक हड़ताल भी किए थे, 2 दिन काम बंद करके, उसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। सभी से लिखित में आवेदन किए हैं, मौखिक रूप से भी आवेदन किए हैं और बोले हैं कि सर हमको हमारा जो अधिकार है उसको हमको दिया जाए, लेकिन आज तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं की जा रही है। हम लोगों की जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग रहेंगे। रायपुर में एसआई के पद पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रायपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। लगभग 3 साल पहले इस पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि आज 3 साल बाद भी परीक्षा को लेकर कोई फैसला हो नहीं पाया। अपनी मांग के संबंध में अभ्यर्थियों ने घड़ी चौक पर भिक्षा मांगने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई। अभ्यर्थियों से हमारे सहयोगी स्टार ने बातचीत की। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को आयोजन करने की मांग को लेकर आज उसके अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं। इनका ये कहना है कि लगातार इंतजार करते आ रहे हैं फॉर्म भरने के बाद, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हो रही, जिसके कारण वो परेशान। उनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए थोड़ा बताएंगे? सर, पिछले 3 सालों से फॉर्म ले लिए गए हैं और भर्ती का शेड्यूल नहीं जारी किया गया है और इस प्रकार के आंदोलन पहले हम लोग बूढ़ा तालाब के पास और 19 जुलाई को पहले एक बार और कर चुके हैं। पिछले बार जब किया तो कोई परेशानी नहीं हुई थी गवर्नमेंट को। इस बार यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जाने से मना कर दी जा रही, इसलिए अभी तक हम लोग गार्डन में हैं, जबकि अभी इस समय हम लोग को वहाँ पे चौक पे होना चाहिए था। और दिक्कत यहाँ पे है कि शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है। आपको पता नहीं चल पा रहा कि भर्ती होगी कब से, होगी कब खत्म होगी, कब नियुक्ति दी जाएगी। सरकार से आप लोग की बातचीत हुई, कुछ नतीजा निकल पाया कुछ बातचीत का? कुछ अभी क्या बोल रहे हैं? नहीं, सरकार तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लगातार 3 साल जैसा बात करें, 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो इस दौरान कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोग को लग रहा है? मतलब दिक्कत कहीं नहीं आ रही है, दिक्कत है सरकार की इच्छा शक्ति में। आप देखेंगे 2020 और 21 के अंतराल में रेलवे एनटीपीसी के 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, उनकी परीक्षा संपादित कर दी गई, आंसर की जारी कर दी गई है और अभी 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ रहा है। आगे क्या रहेगा आप लोग का रूपरेखा आंदोलन की? हम इस आंदोलन को कभी बंद नहीं करने वाले जब तक हमारी नोटिफिकेशन जारी नहीं की जाती है। 10 दिन के भीतर अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं की तो हम इससे भी उग्र कदम उठाएंगे। देखिए, तमाम ये वो अभ्यर्थी है जिन्होंने एसआई पद के लिए जो विज्ञापन निकला था उसकी भर्ती के लिए आवेदन किया था। 3 साल से ये परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा को संबंध में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और इनका ये मांग है कि जो सरकार वो जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाए और नोटिफिकेशन जारी करे। यदि 10 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, 10 दिनों में भर्ती प्रक्रिया दोबारा फिर से शुरू नहीं होती है तो ये फिर उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की, जिसमें बुनियादी प्रशिक्षण की गुणवत्ता में संवर्धन, प्रस्तावित नई कार्य योजनाओं और बीते 1 साल में किए गए कामों की समीक्षा। बैठक में डीजीपी ने कहा कि प्रशिक्षण पुलिस बल के अनुशासन के लिए बेहद जरूरी है। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण से सशक्त बल तैयार होता है। उन्होंने कहा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किए जाने की आवश्यकता है। निर्देश दिया कि सभी रेंज के आईजी प्रशिक्षण संस्थानों का समय समय पर निरीक्षण करें। साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण SRP कल्लूरी को राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। डीजीपी ने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों में देश भर के पूर्व पुलिस अधिकारियों और ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया जाए ताकि उनके अनुभवों का लाभ मिले। बैठक में तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद दिखे। गरियाबंद की नवनियुक्त एसपी पारुल माथुर आज नक्सल ऑपरेशन के द्वितीय बैठक को संबोधित करने पहुंची। पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों से पारुल माथुर ने कहा कि नक्सल गतिविधियों पर कड़ाई से लगाम लगानी है। इसके लिए सर्चिंग और रणनीति के हिसाब से काम करना होगा। ओडिशा बॉर्डर पर हमें विशेष निगाह रखनी होगी। उन्होंने कहा कि नक्सल गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बढ़ने नहीं देना है। इन पर जिले में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल का इतना दबाव होना चाहिए कि कोई भी ऐसी हरकत न कर पाए जिससे आमजनों को दिक्कत हो।
बैठक में सीआरपीएफ, सीएएफ के साथ ही अन्य बलों के अधिकारी नक्सलियों की गतिविधियों पर बारीकी से अध्ययन करेंगे। जो अभी सबसे बड़ी घटना जो भैंसापाड़ा में हुई है, उसके बाद से लगातार उस एरिया में पुलिस की सर्चिंग को बढ़ाया गया है और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट के और भी जो सेटअप्स हैं उस पर भी जो सेंसिटिविटी पॉसिबल है उसका भी एनालिसिस किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में उनको बेहतर सुरक्षा प्रोवाइड करें। रायपुर में इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ओरियन फेरो अलॉयज के मालिक नितिन अग्रवाल के घर दबिश दी। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद नितिन अग्रवाल के अनुपम नगर स्थित घर और उर्ला स्थित प्लांट पर दबिश दी गई। सूत्रों के मुताबिक टैक्स चोरी पकड़े जाने के बाद आईटी टीम ने आज सुबह कार्रवाई की, जो लगातार जारी है। हालांकि कितने रुपयों की टैक्स चोरी का यह मामला है, इस पर आयकर विभाग का अब तक कोई भी वर्जन या कोई जानकारी सामने नहीं आई। रायगढ़ के रामभाटा स्कूल में हुए चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पुलिस ने दोनों नाबालिग बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। कल रामभाटा स्कूल में 2 लोगों ने 9वीं कक्षा के छात्र की स्कूल में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। और मौके से दोनों आरोपी फरार हो गए थे। इनको अलग अलग टीमें लगाकर उनको पकड़ा गया। एक को उनके घर से बरामद किया गया था, एक जो उसका सहयोगी था, और प्रमुख जो मुख्य आरोपी था उसे उड़ीसा बॉर्डर के पास में मेडिकल कॉलेज रोड में उसे वहां से पकड़ा गया। जिस हथियार से उसने वार किया था उसे भी रात को जब्ती बनाया गया है। चलिए अब आप ऐसी घटना के बारे में आपको बताते हैं जो अचरज में डालती दिखी। बलरामपुर जिले के लहसुन पाठ गांव में आसन पानी में पीएमजीएसवाई की सड़क बीच से अचानक फट गई। काफी दूर तक सड़क पर एक बड़ी दरार नजर आती है। ये दरार इतनी बड़ी है कि इसमें कोई भी व्यक्ति या गाड़ी समा जाए। अचानक इतनी बड़ी दरार क्यों आई, कैसे आई, इस बारे में अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं। लोगों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय बन गया है। मुख्य मार्ग के फट जाने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। और ये रोड का निर्माण शायद 2012 लगभग किया गया है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा डोंगरगढ़ बीजे भाट हायर सेकेंडरी स्कूल के निरीक्षण के दौरान शिक्षक की भूमिका में नजर आए। यहां उन्होंने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर का आकलन किया। इस साल उनके द्वारा की गई पढ़ाई की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन बड़ा बहुमूल्य है। स्कूली शिक्षा किसी भी विद्यार्थी के सपनों को साकार करने की आधारशिला है। कलेक्टर ने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के अंग्रेजी विषय में उनके ज्ञान को परखा, टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे, प्रयोग को उदाहरण समेत ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखकर समझाया। उन्होंने संविधान का महत्व और विशेषताओं के बारे में भी बताया। गर्मियों में इंद्रावती नदी का जलस्तर इस बार और भी गिर सकता है। तमाम कोशिश के बावजूद इंद्रावती के जलस्तर में कोई सुधार नहीं आ रहा। जौरा नाला स्ट्रक्चर में पानी का बहाव आनुपातिक तौर पर बदलने लगा है। इस बीच इंद्रावती नदी की प्रमुख सहायक नदियों में ओडिशा ने योजनाबद्ध तरीके से निर्माण करते हुए 2020 में नदी में अलग अलग जगह बैराज, एनीकट और अन्य निर्माण पूरे कर लिए। साल 2014 से इन सहायक नदियों पर ओडिशा की सिंचाई योजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार आपत्ति जताती रही है। इंद्रावती बचाव संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी इस बात का विरोध किया। कि छत्तीसगढ़ की आपत्ति को दरकिनार करके जिस ढंग से मनमाने तरीके से ओडिशा ने ये जो बैराज को कंप्लीट किया है, उससे आने वाले समय में इंद्रावती का जल प्रवाह जो है वो प्रभावित होगा और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका असर बस्तर की सीमा पर देखने को मिलेगा। एक और जिला प्रशासन 100% वैक्सीनेशन के दावे करता है, तो दूसरी तरफ जिले के 550 शिक्षकों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। स्कूलों में पढ़ा भी रहे। ये बात शिक्षा विभाग की रिपोर्ट से ही उजागर हुई। इसके बाद जिला पंचायत ने ऐसे शिक्षकों की नामबद्ध सूची मांग ली। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसे शिक्षकों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। दरअसल शासन ने कोविड संक्रमण कम होने के बाद स्कूलों को शुरू करने की अनुमति दी है। स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए गए, लेकिन जिले में 550 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। कलेक्टर ने इस मामले की रिपोर्ट तलब की है।
लगभग 250 से लेकर 500 के बीच ऐसे शिक्षक हैं जो पूरे ज़िले में जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। इस पर समीक्षा की गई तो ऐसा अनुमान था कि शायद ये आंकड़े या डाटा जो है गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि किसी कारणवश इंजेक्शन नहीं लगाए हैं। उनका बाय नेम जानकारी हासिल की जा रही है ताकि उनको भी वैक्सीन लगाया जा सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।